अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है और सन 1960 में प्रकाशित हुई। हिंदी की एक विशिष्ट आत्मकथा के रूप में ये जानी जाती है। लेखक अपनी आत्मकथा के 15 अध्यायों में, कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। ठीक है, 15 अध्यायों में अपने जीवन के 21 वर्षों की कथा कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि अपनी आत्मकथा में लेखक ने अपने उसमें लिखा है, अभी मूल पाठ दिखाएंगे आपको। शैशव से, क्या लिखा है उसमें, शैशव से लेकर के 21 वर्ष तक, प्रारंभिक 21 वर्ष, इसका मूल पाठ अपने ग्रुप में पड़ा हुआ है। अगर आपको कभी समय मिला हो तो उसको देखिएगा जरूर, अगर अब तक नहीं देखा तो मूल पाठ मैंने डाल रखा है। तो लेखक ने 15 अध्यायों में अपनी इस आत्मकथा को बांटा और इसमें शुरुआती 21 वर्षों की, अपने जीवन के 21 वर्षों की कथा कहते हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने तथा औरों के सही रूप को पहचानने की कोशिश की। लेखक मनुष्य और मनुष्य के भीतर छिपे पशु को भी पहचानना चाहता है अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से। देखना, उसको हम जब पढ़ते हैं तो ये बातें निकल कर आती हैं। बेचन जी के व्यक्तित्व का, बेचन जी का जो व्यक्तित्व है हिंदी साहित्य में नग्न यथार्थ चित्रण एवं विशिष्ट शैली के कारण एक तरह से विवाद का विषय था। ठीक है, कैसा विषय है इनका? विवाद का विषय। इनका जो इनकी जो जीव शैली होती है वो विवाद का विषय बन जाती, विषय रहा इनका साहित्य और इनका व्यक्तित्व। इसीलिए इनके साहित्य को क्या कुछ विद्वानों ने क्या कहा? घासलेटी साहित्य कहा। घासलेटी साहित्य किसे कहते हैं, कोई बताएगा? मैम गंदा साहित्य, मतलब आपने बताया जैसे लैंग्वेज उनकी थोड़ा सा वैसी थी, हाँ अजीब सी हाँ, लैंग्वेज थोड़ा सा टाइप। निकृष्ट टाइप का है ना, अगर हाँ गंदी भाषा में जो अनैतिकता को जो आश्रय देने वाला जो साहित्य था, है ना, जो सीधे से यौन विकृतियों को सीधे खुलेआम जिनका वर्णन करना, थोड़ा सा वो साहित्य घासलेटी साहित्य, जिसमें ये शब्द आगे आता है, नग्न यथार्थ चित्रण जिसको कहते हैं, ऐसा साहित्य इनका था। इसलिए ये विवाद का विषय था। उग्र जी के जीवन में दुख जन्म से ही आरंभ होता है। इस आत्मकथा को जब हम पढ़ेंगे तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का यानी कि जीवन दुखों से ही शुरुआत होती है जीवन। और इनके 1 दर्जन भाई बहनों में से, यानी करीब 1 दर्जन भाई बहन थे। कुछ तो जन्मते ही मर जाते हैं, कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। अपने जन्म के समय परिवार में आनंद नहीं था, यानी इनके जन्म के जब जो इनका जन्म हुआ तो परिवार में कोई खुशी नहीं थी। एवं जन्मते ही बेच दिए जाने की कथा को इस प्रकार कहते हैं, यानी कि ऐसा हुआ जैसे कि लोगों में परंपरा एक बन जाती है पुरानी की, जैसे इनके बताया कि 1 दर्जन भाई बहन, कुछ जन्म से ही जन्म हुआ तुरंत खत्म हो गया, तो लोगों को क्या लगा कि उनको बेच दिया जाए, एक एक वो इस तरीके से कि शायद इनकी जान बचे। तो ये समय जन्मते ही बेच दिए जाने की कथा को कहते लिखते हैं अपने कि मैं कहीं दिवंगत अंग्रेजों की राह न लगूं, अतः ये तय हो पाया कि पहले तो मेरी जन्म कुंडली न बनाई जाए, साथ ही जन्मते ही मुझे बेच दिया जाए। सो जन्मते ही मुझे यारों ने बेच डाला, और किस कीमत पर? महज टके पर एक। उसका भी गुड़ मंगाकर मेरी माँ ने खा लिया था। अपने पल्ले उस टके में से एक छदाम नहीं पड़ा था जो मेरे जीवन का संपूर्ण दाम था। अलबत्ता जन्मजात बिका का बिल्ला जैसा नाम तौक की तरह गले मढ़ा गया, बेचन। तो बताते हैं कैसे जन्म के समय उनको बेच दिया गया। उग्र को बचपन में पिता की मृत्यु और गरीबी के कारण अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। बड़े भाई के अत्याचार से तंग मंझले भाई के साथ रामलीला मंडली में शामिल हुए। इस मंडली में के बुरे कामों को निकट से इन्होंने देखा। बचपन में ही आदर्शों को इसमें मंडली में व्यभिचार को बढ़ते भी देखा इन्होंने। ऐसी व्यभिचारी परिवेश में रहकर भी कम उम्र में ही इश्क करने लगे। संगतियां ऐसी मिली इनको। 12 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष की सुंदर लड़की से प्यार करने लगी, और वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं इस कथन को कि मेरा ख्याल है इश्क क्या है इसका पता मुझे मंडली में 12 साल की वय में लग गया था। 12 साल की उम्र में वह 17 साल की एक अभिरामा श्यामा पर आशिक हो गया था। तो नाम क्या था? श्यामा। सीने में जैसे कोई दिल को मला करे करे का अनुभव मुझे तभी भी हो गया था। तो 12 वर्ष की अवस्था में ये अपने जीवन में इन सारी चीजों को इन्होंने अनुभव किया। ब्राह्मण के घर में पैदा होने पर भी
उग्र अपने आप को शूद्र घोषित करते हैं। क्यों करते हैं? अपने को शूद्र कहना एवं ब्राह्मण होने का विरोध इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्होंने ब्राह्मणों के कुल में बुरे काम होते देखे थे, इसीलिए वो अपने आप को शूद्र कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के कुल में उन्होंने गलत काम देखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं निसंकोच शूद्र हूँ और ब्राह्मणों के घर में पैदा होने के सबब साधारण नहीं असाधारण शूद्र हूँ। तो हिंदी साहित्य में लेखक ने जीवन की शुरुआत उग्र उपनाम से की। ये उग्र नाम से लिखते हैं और अंग्रेज हुकूमत के सामने अपने विरोध को उग्र नाम से सूचित करते हैं। उग्र जी का अच्छा कौन सी रचना थी जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी? चिंगारियां। चिंगारियां। चिंगारियां जी। तो इनकी दूसरी पीडीएफ पे चलते हैं। तो इनकी ये रचना जो इसके जो मूल फैक्ट थे उसको आप लोग को ध्यान रखना है। अपनी खबर जो इनकी रचना है, ठीक है, उसमें मूल पाठ मेन फैक्ट क्या भी हमने पढ़ा कि इनका जो इन रचना है, इनकी ये आत्मकथा है, 15 अध्यायों में विभक्त है। 17 जीवन के शुरुआती 21 वर्षों का वर्णन किया है इन्होंने अपनी इस रचना में। ठीक है, इसमें आते हैं। मैडम क्या पढ़ा रही हैं? अपनी खबर। अपनी खबर आत्मकथा। तो अपनी खबर आत्मकथा की इसका थोड़े तात्विक समीक्षा देखेंगे इसकी। तो ये विशिष्ट आत्मकथाओं में से मानी जाती है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा जी की। प्रकाशन वर्ष अभी हमने पढ़ा 1960 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। लेखक ने 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपनी ये आत्मकथा लिखी थी, लेकिन आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक 21 वर्षों को ही अपनी रचना का आधार बनाया। देखो 17 अध्याय हैं, 15 अध्याय नहीं है, ये होता है 2 जगह। अभी इसका मूल पाठ हम दिखाएंगे आपको, उसमें 17 कितने? 17 हाँ, 17 अध्याय। अध्याय है, 15 नहीं है। हाँ, 17 है इसमें। 17 के नाम बताएंगे आपको भी, देख आगे हैं। तो लेखक ने 60 वर्ष की आयु में जब आत्मकथा जो व्यक्ति लिखेगा और अपने जीवन के शुरुआती 21 वर्ष लिखेगा, क्या कारण था इसका लेखक ने कि अपने शुरुआती 21 वर्ष ही लिखे? तो अपनी खबर में 17 अध्याय हैं। कौन कौन से अध्याय हैं? इन 17 अध्यायों को इस प्रकार हम देख सकते हैं। ये नाम है 17 अध्याय। पहला अध्याय नाम है दिग्दर्शन, प्रवेश, अपनी खबर। अपनी खबर जो इसका शीर्षक है वो तीसरा अध्याय है, ये भी फैक्ट है। धरती और धान, चुनार, नाना भगत दास, नागा भगत दास, राम मनोहर दास, भानु प्रताप तिवारी, बच्चा महाराज, पंडित जगन्नाथ पांडे, लाला भगवान दीन, बाबू पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर, बाबू श्री प्रसाद गुप्त, पंडित कमला पति त्रिपाठी, बनारस और कलकत्ता, और जीवन संक्षेप। और एक 17वां अध्याय असंबल गान। असंबल गान। ठीक है, तो ये 17 अध्यायों में ये पूरी आत्मकथा है। तो पहला और अंतिम जरूर ध्यान रखिएगा, पहले 3 जरूर ध्यान रख लीजिएगा और अंतिम भी याद रखिएगा। दिग्दर्शन, प्रवेश, अपनी खबर और अंतिम है असंबल गान। ठीक है, तो इन 17 अध्यायों में ये विभक्त है। तो पहला जो दिग्दर्शन है उसमें लेखक ने व्यापक रूप से अपने को देखने की कोशिश की, यानी कि अब व्यापक रूप से अपने को देखने की कोशिश का ही नाम इन्होंने दिग्दर्शन रखा। ठीक है, तो इसमें तुलसी के विनय पत्रिका के दैन्य ग्लानि की तरह है। जैसे तुलसीदास विनय पत्रिका में एक लिखते हैं, तो वैसे ही अपने जीवन का आत्मविश्लेषण भी कुछ इस प्रकार वो करते हैं कि जब जन्म जन्म जग दुख दुखों दिस पायो। ये यानी कि यहाँ ये जो इसका मूल पाठ है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, राजकमल प्रकाशन से ये आत्मकथा प्रकाशित होती है, ये इसका मूल पाठ है। और इसी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शैशव से ये प्रारंभिक 21 वर्षों तक की कथा इसमें वर्णित है। ठीक है, और इसी में ये जो तुलसीदास का जिक्र आ रहा है, ये विनय पत्रिका की ये पंक्ति, तो ये इसी में आती है। और ये किसको समर्पित है आत्मकथा, ये कोई बताएगा? पांडे बेचन शर्मा की ये आत्मकथा उन्होंने किसको समर्पित की है? ये देखो पूरे अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, तो 17 अध्याय हैं, असंबल गान करके अंतिम है। दिग्दर्शन जो है इसमें यहाँ से शुरुआत होती है इसकी।
कि मैंने क्या क्या नहीं किया, किस किस दर की ठोकरें नहीं खाई, किस किस के आगे मस्तक नहीं झुकाया। मेरे राम, आपको न पहचानने के सबब जन्म जन जन्म जन्म जग दुख दसहूं दिश पायो। देखो एक ऐसे भी ये पंक्ति जैसे इसमें दी गई, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पंक्ति है तो आत्मकथा में आती वो किसकी है। ठीक है, तो तुलसीदास की विनय पत्रिका से है ये पंक्ति। आशा के जाल में फंस योर मोस्ट ओबिएंट सर्वेंट बन नीचों को मैंने परम प्रसन्न प्रेम पूर्वक प्रभु प्रभु पुकारा। मैंने द्वार द्वार बार बार मुंह फैलाया, दीनता सुनाने के लिए किसी ने उसमें एक मुट्ठी धूल तक नहीं डाली। भोजन और कपड़े के लिए पागल बना मैं, यत्र तत्र सर्वत्र मैं मारता फिरा और झक मारता फिरा, और प्राणों से भी अधिक प्रिय आत्म सम्मान त्याग कर खला वे सामने अपने मैंने खाली पेट खोल खोल कर दिखलाया। सच कहता हूँ, कौन सा ऐसा नीच नाच होगा जो लघु लोभ ने मुझे बेशरम का नाच ना नचाया होगा, किंतु आह लालच से ललचाने के सिवाय नाथ हाथ कछु नहीं लगे। ये तुलसीदास की विनय पत्रिका का आश्रय लेकर के यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उसमें लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर तुलसीदास की तरह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्म स्वीकारोक्ति होती है कि ये जो यहाँ पर एक पहला ही यानी अध्याय है उसकी ये प्रथम पंक्तियां कह सकते हैं, चाहे पहले अध्याय की प्रथम पंक्तियां कह लीजिए इसको इम्पोर्टेंट, या इस आत्मकथा की भी शुरुआती पंक्तियां भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी आत्मकथा परंपरा में आत्मग्लानि जैसे तत्व के साथ इस रचना की शुरुआत करने का प्रचलन नहीं है। यानी कि मतलब कहते हैं ये जो इन्होंने आत्मकथा लिखी आत्मग्लानि से शुरुआत की, तो इसमें अगर इसकी तात्विक समीक्षा करें तो कहते हैं पश्चिमी आत्मकथा में ये चीजें हैं कि आत्मग्लानि से, भारतीय आत्मकथाओं में ये परंपरा रही थी आत्मग्लानि से इसको यानी आत्मकथा की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो अपने ये तो इनके अध्याय में इन्होंने यानी दिग्दर्शन में अपने जीवन को एक यानी पूरी तरह से इन्होंने इस दिग्दर्शन में जो अध्याय है इसमें अपने जीवन का यथार्थ चित्रण इन्होंने किया। असामयिक इनके पिता की मृत्यु, भाई का जुआ खेलना, गिरफ्तार होना, परिवार का कर्जदार होना, तत्पश्चात बड़े भाइयों के साथ रामलीला मंडली में काम करने के का जीवन वृतांत दृश्य उग्र जी ने चित्रित किया। धरती और धान नाम का जो है अध्याय पिता वैजनाथ पांडे और माता जयकली के संस्मरण पर आधारित है। ठीक है, इसका दूसरा अध्याय क्या था, अपनी खबर। अपनी खबर को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जो दूसरा इसमें आता है प्रवेश नाम का, अधिकांश इसमें ये प्रकाशक महोदय और निराला पर केंद्रित है। जो प्रवेश नाम का अध्याय है इनका, ठीक है, निराला पर और प्रकाशक पर केंद्रित है, और जिनका पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के जीवन से घनिष्ठ संबंध रहा, इसलिए दूसरा अध्याय प्रवेश इन्हीं से संबंधित है। और आत्मकथा का जो तीसरा अध्याय है अपनी खबर के नाम से, जो इस पुस्तक का शीर्षक भी है, इसमें लेखक ने अपनी खबर दी है, यानी अपनी खबर दी भी है और अपनी खबर ली भी है। अध्याय का प्रारंभिक अंश जन्म, पारिवारिक स्थिति, बेचन नामकरण के इतिहास, कैसे बेचन नाम होता है उनका, सनातन ब्राह्मण धर्म के पाखंड पर केंद्रित है। और इसके बाद का अंश जो है पारिवारिक यानी कि स्थिति का वर्णन करता है कि जो भी सामाजिक स्थिति परिवार की होती है उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं चौथे अध्याय पर, धरती और धान, जो भी पढ़ रहे थे अध्याय। इसमें पिता वैजनाथ पांडे और माता जयकली के संस्मरण पर यह आधारित है। ठीक है, धरती और धान। जन जमानी वृत्ति वाले पिता, अच्छे तो थे लेकिन अनबैलेंस्ड भी कम नहीं थे। सोच उन्हें क्षय रोग हुआ जिसमें असमय ही उनके जीवन स्रोत का क्षय हो गया। और इसी प्रकार माँ के झगड़ालू परिश्रमी गुणी रूप के स्वरूप को उग्र जी ने स्मरण किया। इसमें माता पिता के संस्मरण के साथ ही घर की आर्थिक स्थिति यानी दरिद्रता, गरीबी का बड़ा हृदय विदारक दृश्य भी इसी अध्याय में धरती और धान में देखने को मिलता है। ठीक है, धर्म का लोप हो रहा था, परिवार टूट रहा था, यानी धर्म टका युग का उदय हो रहा था। इसके संकेत इसी धरती और धान नामक अध्याय में लेखक ने दिया। फिर आगे अगला अध्याय आता है चुनार। चुनार शीर्षक से इन्होंने इस अध्याय में इन्होंने जन्मभूमि के प्रति लेखक का लगाव व्यक्त हुआ है। चुनार की प्राकृतिक रमणीयता का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं कि चुनार विंध्याचल का आंगन ही तो है, मीठे जीवन प्रद कुएं, निर्मल नीर पूर्ण तालाब, बावलियां, बाग, उपवन, वन, सहस्त्र सहस्त्र वर्षों के इतिहास के चरण चिन्ह चुनार में चतुर्दिक फैले हुए हैं। ये इसका वर्णन चुनार में करते हैं। चुनार से सटी विंध्याचल की सुखद घाटियों में पारिजात के, पलाश के,
बहेड़े के महुए के वन है। ठीक है, कभी ऐसी अगर प्राकृतिक ऐसा कुछ कथन आता है जो प्रकृति से संबंधित है, ठीक है, अगर विंध्याचल का जिक्र होता है, चुनार का जिक्र होता है, तो आप जरूर इस पे दिमाग इस पे जाएगा आपका कि ये अपनी खबर से हो सकता है। ठीक है, जब शरद ऋतु में सारी घाटी पारिजात पुष्पों की सुखद सुगंध से भर जाती है, लगता है यही तो नंदन वन है। प्राकृतिक वर्णन के साथ ही पौराणिक ऐतिहासिक संकेत की दृष्टि से ये अध्याय एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। जरासंध के दुर्ग से विक्रमादित्य भर्तहरि के प्रसंग से के साथ लेखक ने आह्ला उदल के संबंध को भी जोड़ा। इस किले से सम्राट हुमायूं, शेर शाह सूरी, वारेन हेस्टिंग्स, चेत सिंह, पंजाब की महारानी जिंदा, वाजिद अली शाह का संबंध भी जोड़ा जाता है इससे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध बंदियों को ब्रिटिश सरकार इसी किले में रखती थी। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों की ये मुख्य धुरी है। तो चुनार के दर्शनीय स्थानों में दरगाह भी है। तो इन सारी चीजों का वर्णन चुनार के अंतर्गत लेखक करते हैं। ठीक है, और दरगाह मशहूर मुस्लिम बली हजरत कासिम सुलेमानी की दरगाह भी है, यहाँ इसी में उसका जिक्र आता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटिशों की बस्ती लोअर लाइन्स चर्च का वर्णन भी विशेष रूप से रोचक रूप से इन्होंने किया। गोरे सोल्जरों द्वारा ग्रामीण पुरुषों महिलाओं पर मनमाने अत्याचार का वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला इन्होंने किया। तो अगला अध्याय जो आता है नागा भगवत दास, अध्याय के केंद्र में 1910 के आसपास की घटना आती है। ठीक है, और इस घटना में इस अध्याय में पश्चिमी पाकिस्तान यानी उस समय का पंजाब, वर्तमान जो और पश्चिमी पाकिस्तान के रामलीला मंडली के साथ लेखक के अनुभवों का चित्रण मिलता है। और इसी तरह महंत राम मनोहर दास नाम का जो अध्याय है, इसके केंद्र में 1911-12 की घटना आती है। घटना के केंद्र में अयोध्या की रामलीला मंडली का दृश्य आता है। रामलीला मंडली में व्याप्त अनैतिकता, व्यभिचार के दृश्यों को, उग्र के प्रथम एक तरफा प्रेम अभिरामा श्यामा से, इसका दृश्य भी इसी अध्याय में देखने को मिलता है। तो अभिरामा श्यामा नाम से ये ध्यान रखना, ये जो इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले दो अध्याय जो आते हैं भानु प्रताप तिवारी और बच्चा महाराज पर आधारित है। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्तित्वों का उग्र जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और भानु प्रताप तिवारी की रामायण टीका एवं पुस्तकों के संग्रह का लेखक के अध्ययन से गहरा संबंध रहा। और इसी अध्याय में उग्र जी ने अपने प्रपितामह सुदर्शन पांडे कौन थे, इनके प्रपितामह थे, के चमत्कारी कार्यों का भी स्मरण किया। इसी अध्याय में उग्र जी ने स्वयं को हरकू ब्रह्म के कुल का बताया। किस कुल का बताया? हरकू ब्रह्म, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेखक हरकू ब्रह्म के कुल का बताया। और पुस्तकों की ओर झुकाव लेखक को भानु प्रताप तिवारी के कारण हुआ, ये भी एक फैक्ट है। और हुआ कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पुस्तकों की ओर झुकाव इनका भानु प्रताप तिवारी के कारण हुआ। बच्चा महाराज का चरित्र वैसे तो अराधकता और विलासिता का जीता जागता उदाहरण है, लेकिन उनकी विचित्रता जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ, गीत गोविंद के पद, विनय पत्रिका के पद, ज्योतिष तंत्र और मंत्रों में उनकी अद्भुत गति ने उग्र जी को उनकी ओर आकृष्ट किया। यानी ये सारे कारण थे जिनके कारण वो बच्चा महाराज की तरफ आकृष्ट होते हैं। अगला अध्याय आता है लेखक के चाचा के द्वारा गोद लिए जाने एवं पढ़ाई प्रारंभ से शुरू होता है, इसके बाद का जो अध्याय है। ठीक है, चाचा द्वारा आजीविका कर दिए जाने पर चुनार की पढ़ाई बंद हो गई, तो लेखक काशी आकर पढ़ने लगते हैं। 8वीं तक पढ़ने के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने में लेखक को पुनः चुनार आना पड़ता है। और 8वीं तक पढ़ने के बाद चुनार आना जब पड़ता है तो चुनार से कलकत्ता और कलकत्ते से फिर काशी। तो लाला भगवान दिन अध्याय शुरू होता है इसी बीच। तो अब इस अध्याय में लेखक के गुरु परिचय से प्रारंभ होता है ये, यानी इस अध्याय के केंद्र में है लाला भगवान दिन। तो लाला भगवान दिन जो लेखक के दूसरे गुरु माने जाते हैं, ये एक इस जीवनी का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लेखक के गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, लाला भगवान दिन। इनमें लाला भगवान दिन और अन्य गुरुओं का सानिध्य में उग्र की साहित्यिक प्रतिभा का विकास का चित्रण आता है। पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर अध्याय जो है आज पत्र के माध्यम से उग्र के प्रतिष्ठित होने की कहानी कहता है। ठीक है, और इस अध्याय में उग्र जी की शशि मोहन शर्मा और अष्टावक्र उपनाम की कहानी भी आती है। इसी अध्याय में 10 आने के हिसाब से मजदूरी मिलने का जिक्र भी है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त अध्याय उन्हीं को समर्पित है। और बाबू शिव प्रसाद गुप्त के अतिशय राष्ट्र प्रेम
संपादक, समाज सेवक एवं सखा यानी कुल मिलाकर देवता तुल्य रूप का वर्णन बखूबी वर्णन लेखक इसमें करते हैं। इसी अध्याय में घोषित तौर पर आजकल का अर्थ सन 1921 तक है, लेकिन मतलब आजकल का मतलब लेखक ने 1921 तक का जिक्र किया है इसमें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना 1921 तक का। लेकिन पंडित कमलापति त्रिपाठी अध्याय में यह सीमा 1948 और 1949 तक चली गई, यानी कि जो आज तक पहले लेखक 1921 तक का जिक्र करते हैं, उसके बाद 1948 और 1949 तक का वर्णन आगे के अध्यायों में मिलता है। तो ये अध्याय कमलापति त्रिपाठी के राष्ट्र प्रेमी रूप में मंत्री बनने तक की कहानी है। मंत्री भी बनते हैं कमलापति त्रिपाठी, ये वर्णन आता है। और इसी अध्याय से लेखक राष्ट्र पर सत्ता की विजय का संकेत भी करते हैं। अगला अध्याय बनारस और कलकत्ता पर आधारित है, बनारसी संस्कृति की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। और इसके उपरांत जीवन संक्षेप और असंबद्ध गान से आत्मकथा समाप्त हो जाती है। तो ये 17 अध्यायों में विभक्त पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का संक्षिप्त विवरण, ठीक है, जिसमें सभी अध्यायों में जो विषय थे वो हमने आपको बताया। अब इस खबर की इसकी आलोचनात्मक बिंदुओं पर अगर बात करें इस आत्मकथा की, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का व्यक्तित्व विद्रोही और स्वच्छंद किस्म का रहा, ठीक है। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव उनकी रचनाओं पर विशेष रूप से पड़ा। और आत्मकथा जो अपनी खबर इन सारे तत्वों का रूप से संचालित होती है। ये सारे तत्व देखने को मिलते हैं इनकी आत्मकथा में कि वो स्वभाव से विद्रोही, व्यक्तित्व उनका विद्रोही और स्वच्छंद किस्म का था, ठीक है। और आत्मकथा का जो कलेवर है, कहते हैं अन्य गद्य विधाओं से भिन्न किस्म का है। लेखक अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा को तटस्थ ढंग से विश्लेषित करते हैं। और आत्मकथा में घोषित 21 वर्षों का वर्णन है, लेकिन यह वर्णन इन्होंने क्रमवार नहीं दिया है। वर्णन तो इन्होंने कहा तो कि 21 वर्षों की कथा है, लेकिन ये कहते हैं जब उसमें आप जाएंगे तो 21 वर्षों का वर्णन क्रमवार नहीं दिया गया। कहीं सन 1921 के बाद की घटना का भी वर्णन है, और जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1921 के बाद 1941 से 48 तक की घटना का भी वर्णन आता है कमलापति त्रिपाठी वाले अध्याय में। तो ये सब लेखक के खुद के जीवन का क्रमवार आलोचनात्मक मूल्यांकन लेखक ने इसमें किया है, ठीक है। तो एक अध्याय जो इसी में आता है जीवन संक्षेप नाम से, इसमें लेखक ने इन सारी चीजों का वर्णन किया है। और आत्मकथा में जो कहते हैं कि इसमें एक तरह से जो क्रमिकता होती है, आत्मकथा में जो क्रमबद्धता होती है, वो इस आत्मकथा में आलोचकों के अनुसार खंडित होती दिखाई पड़ती है। 9 अध्याय अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित है। और कहते हैं कि आलोचक कहते हैं कि यदि ये घटनाक्रम में व्यक्तियों का जिक्र होता अच्छा होता तो अलग अलग व्यक्ति पर अध्याय रखने से आत्मकथा की निरंतरता प्रभावित होती है। तो आत्मकथा में इन्होंने जो 9 अध्याय दिए 9 लोगों, तो सभी ये आलोचनात्मक रूप से इन्होंने अपने वर्णन किया। और उसके बाद अपनी खबर आत्मकथा कृति के रूप में पढ़े। तो अपनी खबर आत्मकथा 17 अध्यायों में विभक्त है, सारांश रूप में इसको ऐसे समझ लीजिए। और ये अध्याय संख्या देखते हुए आत्मकथा कुल 108 पृष्ठों की है, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं ही जो हैं इसको एक महत्वपूर्ण बनाती हैं, जो इसकी घटनाएं हैं। और ये आत्मकथा दिग्दर्शन से प्रारंभ होकर आत्मनिवेदन यानी इससे दिग्दर्शन से प्रारंभ होती है ये आत्मकथा। और जीवन सक्षेम और जो अंतिम अध्याय है, क्या नाम था अंतिम अध्याय का? असंबल गान। असंबल गान, हाँ, यहाँ से खत्म होती है। तो आत्मनिवेदन और आत्मग्लानि का ही ये प्रतिरूप है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि तो आत्म मूल्यांकन का सचेतन प्रयास है। और इसके पश्चात प्रवेश के माध्यम से लेखक ने अपनी आत्मकथा लेखन का उद्देश्य बताने का प्रयास किया। अपनी खबर के माध्यम से उग्र जी ने अपने जन्मकाल, पारिवारिक स्थिति और तात्कालिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण दिया। और उसके बाद जन्मभूमि चुनार की प्राकृतिक शोभा, उसके पौराणिक ऐतिहासिक महत्व पर अगला अध्याय केंद्रित किया। और बीच बीच में अपने उग्र जी ने अपने पारिवारिक जीवन का चित्र भी प्रस्तुत किया। प्रारंभिक जीवन काल के पश्चात उग्र जी ने साहित्यिक एवं सामाजिक जीवन इनका प्रारंभ हुआ उसका जिक्र करते हैं। 8वां और 9वां अध्याय विभिन्न व्यक्तियों पर आधारित है। और उन व्यक्तियों के माध्यम से लेखक ने अपने जीवन के विकास क्रम को दर्शाया कि किन इन व्यक्तियों का उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, इनका जिक्र इन लोगों के माध्यम से लेखक ने किया। तो सामाजिक विकास क्रम कहते हैं साथ साथ दिखाया इन्होंने। पूरी आत्मकथा मोटे तौर पर उग्र जी के जीवन के प्रारंभिक हिस्सों को अपने में समेटती है।
और सीमित कलावधि के चित्रण के उपरांत ये आत्मकथा एक रूप से सफल होती है। यानी अपने जीवन के संपूर्ण तथ्यों का वर्णन लेखक ने नहीं किया, फिर भी ये आत्मकथा अपने आप में एक महत्वपूर्ण आत्मकथा के रूप में सामने आती है। ठीक है, तो ये थी पांडे बेचन शर्मा उग्र का इसका तात्विक समीक्षा इस आत्मकथा में। ठीक है, तो ये सभी अध्याय इसमें हमने दिए हैं। तो आप लोग अगर इससे मूल पाठ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सभी अध्यायों का वर्णन इसमें है। किसी को कोई डाउट कुछ भी तो बता सकते हैं। ये जो मैम पूर्व दीप्त शैली लिखा है, तो ये पूर्व- पूर्व दीप्त शैली में जीवनी लिखी जाती है। पूर्व दीप्त कहाँ बताया मैंने? ये मैम शब्दावली में लिखा है, मैंने मैम फोटो स्टेट आपका करवा लिया था, तो शब्दावली में दिया है। तो क्या ये पूर्व दीप्त शैली में आत्मकथाएं लिखी जाती हैं? ये कहाँ पढ़ा आपने? एक मिनट दीजिए जरा मुझे। ये मैम शब्दावली में है, इसके नीचे है, ये सारांश के नीचे शब्दावली जो है मैम उसी में है। पूर्व दीप्त शैली का मतलब क्या होता है? कि कोई भी मैम घटना अतीत है- की घटनाओं हाँ, को याद करके। हाँ हाँ, तो कोई भी अगर आत्मकथा है तो आत्मकथा क्या है? जब एक लेखक ने 21 वर्षों की कथा कही, या कोई भी लेखक है, कोई भी विद्वान है, अपने जीवन की कथा कहता है, ठीक है, तो क्या होगा? पुरानी स्मृतियों को याद करता हुआ तो चलेगा, उसका वर्णन भी तो करेगा।